क्या खूब कहा गया है, धूप में पिता और चूल्हे पर माँ जलती है, तब कहीं जाकर औलाद पलती है। नमस्कार दोस्तों, आपकी ईश्वर दोबारा से आपके सामने एक नई कहानी लेकर आई है जो किसी सच्ची घटना पर आधारित है। हमारी आज की कहानी है वो मेरी माँ है नौकरानी नहीं। आज नितिन विदेश से अपने घर वापस लौट रहा था। उसकी माँ और दादी के उदास चेहरे पर उसकी आंखों के सामने रह रहकर आ रहे थे। उसकी माँ और दादी के उदास चेहरे उसकी आंखों के सामने रह रहकर आ रहे थे। दरअसल पिछले 4 सालों से विदेश में ही था और इस दौरान 8 महीने पहले ही उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के करीब 2 घंटे पहले उसके पिता ने उससे वीडियो कॉल पर बात की थी। अपने पिता के आखिरी शब्द उसके कानों में अभी भी गूंज रहे थे। सदा खुश रहो बेटा, खूब तरक्की करो और डॉक्टर बनकर हमारा नाम रोशन करना। अपने पिता की मृत्यु पर वो बहुत रोया था। उसका दिल दुख से भर उठा था, परंतु वीजा ना लग पाने के कारण वो आ नहीं पाया था। उसके मन में विचार चल रहे थे, आज उसकी माँ उसे अचानक अपने पास देखकर कितनी खुश हो जाएगी, और जब माँ को ये मालूम पड़ेगा कि मैं गुड़गांव की एक बड़े अस्पताल में डॉक्टर के तौर पर नियुक्त हो गया हूँ, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। और मेरी बूढ़ी दादी माँ तो मुझे देखते ही अपने गले से लगाकर रोने लगेंगी। दादी माँ के लिए जो खरीद कर लाया हूँ वो उन पर कितनी खूबसूरत लगेगी। जब नितिन घर पर पहुंचा तो देखा उसकी भाभी नीतू रसोई घर में बच्चों के लिए खाना बना रही थी। नितिन के भतीजा और भतीजी दोनों आंगन में खेल रहे थे। पहले तो वे अपने चाचा को पहचान ही नहीं पाए, लेकिन थोड़ी ही देर में चाचू चाचू कहकर नितिन की ओर दौड़ते हुए आए और उनसे लिपटकर बच्चों की आवाज सुनकर भाभी भी आंगन में आ गई। लेकिन नितिन ये देखकर हैरान था कि उसकी भाभी के चेहरे का रंग उड़ गया था। वो कुछ घबराई हुई सी नजर आ रही थी। नितिन को देखकर बोली, अरे भैया, आपने तो आने से पहले बताया भी नहीं। आपने तो कहा था कुछ साल आप वहीं रहकर नौकरी करेंगे। हाँ भाभी, लेकिन ये बात भी सच है कि अपने परिवार से दूर रहकर विदेश में मेरा मन नहीं लगता था, इसलिए मैंने इंडिया में नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया और अब आपके यहाँ के बहुत बड़े अस्पताल में डॉक्टर के तौर पे नियुक्त हो गया हूँ। ये सुनकर नीतू की आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल मैं आप सभी को सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं भारत आ रहा हूँ। ऐसा कहते हुए नितिन अपनी माँ के कमरे में गया और बोला, माँ कहाँ है? लेकिन उसे माँ कहीं नजर नहीं आई। माँ के कमरे से निकलकर वो अपनी दादी के कमरे में चला गया। अम्मा देखो, आपका पोता वापस आ गया है। लेकिन वो हैरान रह गया कि अम्मा अभी भी कमरे में नहीं थी। तभी नितिन का भतीजा पीछे से आया और बोला, चाचू आप किसे ढूंढ रहे हैं? दादी और बड़ी दादी तो यहाँ नहीं रहती। तभी जल्दबाजी में नीतू पानी लेकर आई। नितिन, जो अपने भतीजे की बात सुनकर हैरान रह गया था, अपनी भाभी से पूछने लगा, भाभी ये सोनू क्या कह रहा है? अरे देवर जी, ये बच्चे तो कुछ भी बोलते हैं। नीतू ने अपने बच्चे को इशारा करते हुए बाहर जाने के लिए कहा। तभी नितिन बोला, लेकिन भाभी, माँ और अम्मा कहाँ पर है? मुझे कहीं नजर क्यों नहीं आ रही? तभी उसकी भाभी अपने चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट लिए बोली, अरे देवर जी, आपको बताया तो था, माँ तो दादी को लेकर केदारनाथ की यात्रा पर गई हैं, पर यात्रा पर तो माँ और अम्मा 1 महीने पहले गए थे। अब तक तो उन्हें वापस आ जाना चाहिए था, और मैं उन्हें कब से फोन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, उनका फोन नहीं लगता। अरे देवर जी, चिंता करने की कोई बात नहीं। माँ जी का 1 हफ्ते पहले ही फोन आया था। उन्होंने बताया था कि उनके आने में कुछ समय और लग जाएगा। दरअसल वहाँ सिग्नल की प्रॉब्लम रहती है, जिसके कारण उनका फोन भी नहीं लग रहा। परेशानी की बात नहीं, वे बिल्कुल ठीक है। इतना कहकर नीतू वापस रसोई में खाना बनाने चली गई और नितिन थोड़ी देर के लिए अपने माँ पिताजी के कमरे में चला गया। वहाँ लगी पिताजी की तस्वीर को देखते हुए उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए और कहने लगा, देखिए पिताजी, आज आपके बेटे ने आपका सपना पूरा कर दिया। आज आपका बेटा डॉक्टर बन चुका है। नितिन को वो दिन याद आने लगा जब उसने अपने परिवार वालों को ये खबर दी थी कि आगे की डॉक्टरी की पढ़ाई, उसका एडमिशन विदेश में एक बहुत बड़े कॉलेज में हो चुका है। परिवार के सभी लोग बहुत खुश हो गए थे। वहीं दूसरी ओर उनके मन में अपने बेटे से दूर होने की पीड़ा उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। दादी अम्मा तो उनके विदेश जाने की बात को सुनकर ही बहुत ज्यादा उदास हो गई थी, क्योंकि दादी का नितिन से बहुत लगाव था। वे उनसे बहुत प्यार करता था। बचपन से लेकर बड़े होने तक नितिन अपनी दादी अम्मा के पास ही सोता था, उनसे कहानी सुनता था। नितिन के बड़े भाई ने पिताजी का बिजनेस संभाल लिया था और उसकी भाभी एक गृहिणी थी। माँ से घर का काम कुछ ज्यादा नहीं हो पाता था। अब दादी की भी कमर झुक गई थी, लेकिन संयुक्त परिवार था और सभी एक दूसरे का अच्छे से ध्यान रखते थे।
नितिन के माता अपनी माँ की पूरी सेवा करते थे। दादी माँ के खाने से लेकर दवाइयों तक का ध्यान नितिन की माँ सविता जी रखती थी। जब नितिन ने उन्हें विदेश जाने की बात बताई तो उसकी माँ और दादी अम्मा बहुत दुखी हो गई, लेकिन उसके पिता ने उसे पूरा हौसला दिया। उन्हें यकीन था कि जिस दिन नितिन की फ्लाइट थी तो घर से निकलने से पहले नितिन अपनी दादी का आशीर्वाद लेने गया तो दादी ने अलमारी खोलकर दादाजी की अंगूठी निकाली और आशीर्वाद के रूप में उसके हाथ में रख दी और आंसुओं से भरी आंखें लिए बड़े प्यार से उसे देखने लगी। तब नितिन ने कहा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं मिलने आता रहूंगा। नितिन को विदा करते समय उसकी माँ बहुत भावुक हो गई थी, लेकिन उसके पिताजी ने उसे आशीर्वाद देते हुए बड़ी मुश्किल से विदा किया था। तब से नितिन ने विदेश में खूब मन लगाकर पढ़ाई की। अपनी पार्ट टाइम जॉब से वो जो भी पैसे कमाता उसका कुछ हिस्सा हर महीने अपने घर भी भेजा करता। विदेश में रहकर उसे घर की बहुत याद आती, परंतु वीजा ना लग पाने के कारण वो आ नहीं पाता था। अक्सर घर पर वीडियो कॉल से उसकी बात होती रहती, परंतु पिछले 1-1.5 महीने से कुछ ऐसा हो रहा था कि अपनी माँ और दादी से उसकी बातचीत नहीं हो पा रही थी। घर के बाकी लोग भी उससे बहुत कम बात करते थे। नितिन लगातार अपने पिताजी की तस्वीर को निहारता जा रहा था। तभी नीतू कमरे में आई और बोली, देवर जी, मैंने खाना बना दिया है, आप हाथ मुंह धोकर आ जाइए। लेकिन अपनी दादी और माँ से इतने वर्षों के बाद मिलने का जो उत्साह नितिन के मन में था, वो सारा उत्साह खत्म हो गया था। इतने में उसके भतीजा भतीजी उसके पास आए। हमारे लिए क्या लाए हो चाचू? तभी नितिन ने उन दोनों को अपने बैग से ढेर सारे खिलौने और चॉकलेट्स निकाल कर दी। पिताजी तो अब रहे नहीं थे और माँ और अम्मा भी घर पर नहीं है। ये सोच कर नितिन को ऐसा लग रहा था कि जैसे अपने घर ही काटने को दौड़ रहा हो। शाम के समय जब उसका बड़ा भाई घर वापस आया तो थोड़ी देर के लिए नितिन ने उससे बातचीत करी, परंतु आज बात करते हुए ना जाने क्यों उसे ऐसा लगा था कि कुछ ठीक नहीं है। उसे अपने भैया भाभी का व्यवहार बहुत अजीब लग रहा था। कुछ गड़बड़ तो है, ये सोचकर उसका मन अशांत हो रहा था। अगले दिन नितिन ने अपने पिता की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अस्पताल के लिए निकल गया। जैसे ही नितिन अस्पताल पहुंचा तो अस्पताल के कर्मचारी झुककर उसका अभिवादन करने लगे। नितिन जैसे अपने कैबिन में पहुंचा तो सबसे पहले उसने दीवार पर अपने पिताजी की तस्वीर लगाई ताकि उसके पिता का आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहे। अस्पताल के सभी लोग उससे बड़ी इज्जत से बात कर रहे थे। नितिन को भी मरीजों का दुख दूर करके बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। दोपहर के समय जब नितिन मरीजों को हाल चाल जानने के लिए अस्पताल में राउंड पर निकला तो अस्पताल के बेड पर लेटी एक बूढ़ी अम्मा को देखकर उसका दिल करुणा से भर गया। उस बूढ़ी अम्मा का कुम्हलाया हुआ शरीर देखकर उसे लगा कि जैसे वो कुछ जानी पहचानी है। वो दीवार की ओर चेहरा किए सो रही थी। जगह जगह से फटी हुई साड़ी अपने सर को ढका रखा था। चांदी में चमकते हुए बाल उसके फटे पल्लू में झांक रहे थे। उस बूढ़ी अम्मा को देखकर नितिन को कुछ आकर्षण सा महसूस हुआ। नितिन जब कैबिन की ओर वापस आने लगा उसी समय सभी सफाई कर्मचारी साफ सफाई और झाड़ू पोछा करने लग गए थे। फोन पर बात करते करते अचानक नितिन के कानों में एक कर्कश आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि अस्पताल की एक नर्स एक अधेड़ उम्र की सफाई कर्मचारी पर जोर जोर से चिल्ला रही है, जब तुम लोगों से काम बन नहीं पाता तो नौकरी क्यों पकड़ लेती हो? घर क्यों नहीं बैठ जाती? ढंग से पोछा तक लगाया नहीं जाता और यहाँ कर क्या रही हो? वो बेचारी महिला सफाई कर्मचारी सर झुकाए चुपचाप उसकी बातें सुनती जा रही थी। देखकर बहुत बुरा लगा। जैसे ही वो उस ओर गया उस महिला कर्मचारी ने अपनी माँ की छवि नजर आने लगी। फिर सोचने लगा कि माँ यहाँ कैसे हो सकती है। ये सोचते हुए वो जैसे ही थोड़ा और नजदीक आया अचानक उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। औरत को देखकर नितिन दंग रह गया क्योंकि वो सफाई कर्मचारी सच में उसकी माँ थी। उसकी माँ की आंख से आंसू की धारा बहती जा रही थी। तभी वो नर्स बदतमीजी से बोली, मैं आज ही तुम्हारी शिकायत करके तुम्हें नौकरी से निकलवाती हूँ। उसी समय नितिन के सब्र का बांध टूट गया और नर्स को डांटते हुए बोला, नौकरी से तुम्हें मैं निकालूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने से बड़ी उम्र की औरत से ऐसे बात करने की? वो कोई नौकरानी नहीं बल्कि मेरी माँ है। ये सुनकर नर्स का मुंह खुला का खुला रह गया। सब लोग नितिन की ओर देखने लगे। नितिन के मुंह से निकला, माँ आप यहाँ इस हालत में? आप तो तीर्थ यात्रा पर गई थी ना, फिर आप यहाँ कैसे? अम्मा कहाँ है? अपने बेटे को देखकर सविता जी अपने बेटे को गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी और उसी अस्पताल के बेड पर लेटी उसी बूढ़ी अम्मा के पास ले गई जो फटी हुई साड़ी में निढाल लेटी हुई थी।
अपनी माँ और दादी की ऐसी हालत देखकर नितिन का दिल करुणा से भर गया। तभी उसकी दादी भी नींद से जग गई। सविता जी ने कहा, देखो अम्मा जी, कौन आया है? आपका पोता अब डॉक्टर बन चुका है। सामने अपने डॉक्टर पोते को देखकर दादी की आंखों से आंसू उमड़ आए और बड़े प्यार से अपने पोते के चेहरे पर सहलाकर उसे खूब आशीर्वाद दिया। लेकिन नितिन के दिमाग में हजारों सवाल घिरा गए थे। ये बोला, दादी अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आ गया हूँ ना, आप मुझे बताएं क्या बात है। तभी अम्मा ने कपकपाती आवाज में कहा, बेटा तेरे पिताजी के जाने के तुरंत बाद ही तेरे बड़े भाई सुमित ने तेरे पिता के सारे कारोबार पर हथिया लिया। और बेटा तू तो जानता ही है कि तेरे पिताजी के पास जितनी भी जमा पूंजी थी उन्होंने मकान बनाने में खर्च कर दी। अपने बुढ़ापे के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं जोड़े। लेकिन अब पिताजी के जाने के बाद तेरी माँ को दवाइयों के लिए और छोटी छोटी जरूरतों के लिए पैसे चाहिए थे, तो तेरे भाई भाभी के आगे हाथ फैलाने पड़ते थे और उन दोनों को तो 50 रुपए देने में भी आफत आती थी। नीतू बहू आए दिन मार्केट जाती थी और अपने लिए नए कपड़े खरीद कर लाती। उससे सुमित को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर तुम्हारी माँ ने 50 या 100 रुपए भी मांग लिए तो घर में हंगामा शुरू हो जाता था। यहाँ तक कि खाने पीने और दवाइयों के लिए भी वो दोनों तेरी माँ को तंग करने लगे। तेरी भाभी बस अपने पति और बच्चों के लिए सुबह शाम खाना बनाती थी और बाकी के सारे काम तेरी माँ से करवाती थी। झाड़ू पोछा बर्तन सब काम मेरी बहू करती थी। जब मेरे और अपने लिए 2-4 रोटियां बनाने लगती तो तेरी भाभी 10 बातें सुनाती तो तेरी माँ को। मुझे ये सब देख देख कर बहुत बहुत बुरा लगता और अगर कुछ कहती तो जोर जोर से चिल्लाकर मुझे डरा धमका कर चुप करा देती और कहती कि एक तो पड़े पड़े हमारा खर्चा बढ़ा रही है, ऊपर से मुझे ही ज्ञान देती है, चुप करके कोने में पड़ी रहे, नहीं तो धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगी। तुझे नहीं मालूम बेटा हमने कितने दुख झेले हैं। ऐसा कहते हुए दादी रोने लगी। तभी नितिन की माँ सविता ने अम्मा के आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा हम लोगों के साथ क्या गुजरी है ये केवल हम ही जानते हैं। अम्मा जी की दवाइयों के लिए बहुत मुश्किल से सुमित से पैसे निकलवा पाती थी, लेकिन जब मेरी भी तबीयत खराब रहने लगी तो मैंने उसे अपनी दवाइयों के लिए पैसे मांगने चाहे। तब नीतू बहू ने घर में झगड़ा शुरू कर दिया और कहने लगी, कोई काम धंधा तो करते नहीं, बस मेरी छाती पर बोझ बनकर बैठी हूँ। मैं तुम्हारी माँ और दादी इन लोगों के साथ नहीं रह सकती, आए दिन तो बीमार पड़े रहते हैं। तुम्हारी माँ भी अब कोई काम नहीं कर पाती, बस यहीं पड़ी रहती है। इनको बना बना कर खिलाना, तुम ऐसा करो उन्हें किसी वृद्धाश्रम में छोड़ दो या फिर इस घर से निकाल दो। नीतू बहू की ये बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि सुमित उसे थप्पड़ लगा देगा और कहेगा कि मेरी माँ और दादी के बारे में ऐसा बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन बेटा मैं तो हैरान रह गई ये देखकर कि सुमित को तो बहू की हर बात सही लग रही थी। इस बात के बाद करीब 4-5 दिन मुश्किल से बीते कि सुमित मुझे कहने लगा कि मैंने गुड़गांव में रहने वाले अपने मित्र से अम्मा की तबीयत के बारे में बात की है। वो गुड़गांव में एक बड़े अस्पताल में काम करता है। उसी डॉक्टर से मैंने कल की अपॉइंटमेंट फिक्स करवा दी है। आपकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, आपको भी साथ लेके चलेंगे, बस आप कल तैयार रहना। और हाँ, वहाँ 2-4 दिन रुकना पड़ सकता है, इसलिए अपने और अम्मा की 2-4 जोड़ी भी उठा लेना। बेटा मैं बहुत खुश हो गई कि चलो हमारे बेटे को हमारी कुछ तो चिंता है, इसलिए मैंने जल्दी से पैकिंग भी कर ली। अगले दिन नीतू और सुमित हमें गाड़ी में बिठाकर यहाँ ले आए। उन्होंने बाहर लगे बरगद के पेड़ के नीचे हमें बिठा दिया और ये कहकर वो दोनों चले गए कि हम डॉक्टर से नंबर लगवा कर आते हैं। मैं और अम्मा जी बहुत देर तक यहीं बैठे रहे और उन दोनों के आने का इंतजार करने लगे, कब वो लोग आएंगे और हमें डॉक्टर के पास दिखाने को लेकर जाएंगे। बैठे बैठे ना जाने कितने घंटे बीत गए, लेकिन ना तो सुमित वापस आया और ना ही नीतू बहू का कुछ पता था। मुझे तो चिंता हो रही थी कि आखिर वे लोग कहाँ गए। अस्पताल के बाहर घबराई हुई हर जगह अपने बेटे बहू को ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते शाम हो गई, लेकिन उन दोनों का कुछ पता नहीं था। लेकिन जो बात मैं नहीं समझ पाई वो बात अम्मा जी समझ गई। वे दोनों इतने बड़े शहर में किसी बड़े डॉक्टर को दिखाने के लिए नहीं लेकर आए थे, बल्कि वो तो हमसे छुटकारा पाने के लिए यहाँ लेकर आए थे। इतने बड़े शहर में हमें भीख मांगने के लिए छोड़कर चले गए। अपने भाई भाभी की करतूत सुनकर नितिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा। तब सविता जी आंखों में आंसू लिए बोली, बेसहारा करने से पहले उन दोनों ने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। मैं अम्मा जी के कंधे पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी कि आखिर हमने क्या कमी छोड़ी थी अपने बच्चों की परवरिश करने में, जो हमारे बेटे ने हमें ये दिन दिखाया।
लेकिन उसी समय मैंने महसूस किया कि अम्मा जी को तेज बुखार था। मैं बिना कुछ सोचे समझे अम्मा जी को अस्पताल ले गई, डॉक्टर को दिखाया। अम्मा जी को अस्पताल में एडमिट करने की सलाह दी गई, लेकिन बेटा इतने पैसे नहीं थे मेरे पास कि मैंने बड़े अस्पताल का खर्चा उठा पाती। हाथ में तेरे पिताजी की दी हुई सोने की अंगूठी थी, उसी को बेचकर जैसे तैसे मैंने पैसों का इंतजाम किया तो अम्मा जी का इलाज शुरू हो पाया। लेकिन वो पैसे आखिर कब तक चलते? 3 ही दिन में सारे पैसे खत्म हो गए। अस्पताल वालों ने कह दिया अगर पैसे नहीं है तो यहाँ इलाज नहीं हो पाएगा। मैंने आज तक खुद को कभी इतना लाचार महसूस नहीं किया था। अम्मा जी को देखकर मैं बस रोए जा रही थी। तब एक सफाई कर्मचारी मेरे पास आकर मुझे रोने का कारण पूछने लगी, तो मैंने अपना सारा हाल कह सुनाया। फिर उसने मुझसे पूछा कि अगर तुम्हें नौकरी दी जाए तो क्या तुम करोगी? मैंने झट से हाँ कर दी। उसी भली महिला ने अस्पताल में बात करके मुझे सफाई कर्मचारी का काम दिलवाया। यहाँ काम करते करते मैं अम्मा जी की देखभाल कर लेती हूँ, लेकिन बेटा यहाँ रहकर अपने ही बहू बेटे द्वारा किया गया व्यवहार मेरे दिल को बहुत दुखाता है। ऐसा कहते हुए सविता जी फर रोने लगी। माँ की बात सुनते सुनते नितिन लगातार भरी आंखों से अपनी माँ की तरफ देखता जा रहा था। उसने महसूस किया कि एक ही महीने में उसकी माँ बिल्कुल बूढ़ी नजर आने लगी थी। उनका चेहरा झुर्रियों से भर गया था। माँ और अम्मा दोनों ही बहुत कमजोर हो चुकी थी। ये सब देखकर नितिन से रहा नहीं जा रहा था। वो गुस्से से उबल रहा था। उसका मन किया कि अभी पुलिस कंप्लेंट कर दूं और अस्पताल के स्टाफ को भेजकर नितिन ने कैंटीन में से अपनी माँ और दादी के लिए खाना मंगवाया। उसने अपनी दादी की सारी रिपोर्ट देखी, कुछ टेस्ट करवाए। रिपोर्ट के आने के बाद नितिन बोला, अम्मा मैंने आपकी सारी रिपोर्ट चेक कर ली है, नॉर्मल है, बस थोड़ी सी कमजोरी है जो खाने पीने का ख्याल रखने से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब हम लोग अपने घर चलेंगे। घर जाने की बात सुनकर सविता जी और अम्मा जी थोड़े डर गए, क्योंकि वो लोग वापस उसी माहौल में नहीं जाना चाहते थे जहां उनके साथ नौकरों से भी बदतर व्यवहार होता था। नितिन बोला, माँ अम्मा वो घर आप लोगों का है और उस घर को आपसे कोई नहीं छीन सकता, चलिए मेरे साथ। शाम के समय अपनी माँ और दादी को टैक्सी में बिठाकर नितिन उसके साथ घर पहुंचा, लेकिन अपने भाई भाभी को सब सिखाने के इरादे से वो अकेले ही घर के अंदर आया। घर में उसकी भैया भाभी नीतू के जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। नीतू और सुमित अपने मित्रों के साथ नाच गाना कर रहे थे। सुमित ने घर में पहुंचते ही म्यूजिक बंद करवा दिया। तभी नीतू भड़कते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है? आप लोगों के सवाल का जवाब मैं बाद में दूंगा, पहले मुझे ये बताइए कि मेरी माँ और अम्मा कहाँ पर है? मुझे अभी के अभी ये बात जाननी है। तभी उसका भाई बोला, तुम्हें कितनी बार बताया है, वो दोनों वृंदावन की यात्रा पर गए हैं। लेकिन उस दिन भाभी ने तो कहा था कि वो केदारनाथ की यात्रा पर गए हैं। ये सुनकर उसका भाई सकपका गया। हड़बड़ाते हुए बोला, वो कुछ कहने ही लगा। उसी समय सब्र का बांध टूट गया और चिल्लाते हुए बोला, कितना झूठ बोलोगे आप लोग? सच क्यों नहीं बताते कि आपने उन दोनों को धोखे से घर से बाहर निकाल दिया है? तभी नितिन ने अपनी माँ और दादी को आवाज लगाकर घर के अंदर बुलाया। सविता जी ने घर में आते ही अपने बेटे और बहू को गाल पर जोरदार तमाचा रसीद कर दिया। घर में उपस्थित सभी मेहमान ये सारा नजारा देख रहे थे। जो लोग अभी तक उनसे हंसकर बात कर रहे थे, पार्टी का आनंद उठा रहे थे, वो लोग अब उन्हें घृणा की नजरों से देख रहे थे। फुसफुसाने लगे। धीरे धीरे करके सभी लोग चले गए। थोड़ी ही देर में वहां पुलिस भी हाजिर हो गई। तब नितिन ने कहा, इंस्पेक्टर साहब यही वो लोग हैं जिन्होंने मेरी माँ और दादी के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया है। उनको उन्हीं के घर से निकाल दिया और दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर कर दिया। जिस दुकान पर मेरे भाई ने कब्जा कर लिया है वो दुकान भी मेरी दादी के नाम पर है। जैसे ही नीतू और सुमित ने पुलिस को देखा, उन्हें दिन में तारे नजर आने लगे। वो माफी मांगने लगे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तभी सविता जी ने कहा, जो गलती तुम लोगों से हुई है उसके लिए मैं तो क्या भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। पुलिस कांस्टेबल बोला, चलिए बाकी की बातें थाने में चलकर करेंगे। पुलिस की ये बात सुनकर नीतू अंदर तक कांप गई और रुहासी आवाज में बोली, माँ प्लीज हमारे साथ ऐसा मत करिए। सविता जी पत्थर बनी जस से तस खड़ी रही, लेकिन जैसे ही पुलिस उन्हें घसीट कर बाहर की ओर ले जाने लगी, तभी सविता जी ने उन्हें रोक दिया और कहा, मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेती हूँ। ये सुनकर नीतू और सुमित खुश हो गए। फिर सविता जी ने कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। माफी तो तुम्हें जिंदगी भर नहीं मिलेगी। अपनी कंप्लेंट मैं केवल अपने पोता पोती की वजह से वापस ले रही हूँ, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब शायद उन्हें अपने माँ बाप घर में पड़े पुराने और फालतू सामान की तरह लगने लगते हैं, लेकिन बचपन में तो माँ बाप भगवान समान होते हैं। सविता जी की बातें सुनकर नीतू और सुमित की नजरें झुक गई। शायद वो अपने किए पर शर्मिंदा थे। फिर सविता जी ने कहा, अब अपना सामान उठाओ और दूर हो जाओ हमारी नजरों से। मैं तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहती। आज से मेरा केवल एक ही बेटा है और वो है नितिन। अपनी माँ की मुंह से ये बातें सुनकर
सुमित की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। सुमित और नीतू सविता जी से आगे रोए गिड़गिड़ाए, लेकिन अब इस बात में बहुत देर हो चुकी थी। उनके कुकर्मों की सजा उन्हें सुना दी गई थी। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है ना, लोग चले जाते हैं जन्नत पाने के खातिर, बेखबरों को बस इतना बता दो कि माँ घर पर है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करें और माँ के लिए एक लाइक तो बनता ही है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कुछ ना कुछ। मिलते हैं कल कुछ नई कहानियों के साथ। धन्यवाद।